तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की इस वीडियो में आपको सीटेट हिंदी पीवाईक्यू सीरीज़ का जो है संपूर्ण व्याख्या कराने वाला हूं। 15/15 पेडागोजी जो ये हमारी सीरीज़ चल रही है, यानी कि 15 क्वेश्चन मैं आपको जो है शिक्षण शास्त्र के जो है कराने वाला हूं। और ये हमारा पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप हिंदी के साथ साथ में CDP और EVS की भी तैयारी कर सकते हैं। उनकी कंप्लीट मैंने क्लासेस करा रखी है। तो ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य होता है। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे होते हैं उनके भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य होता है, यह आपका जो है बताना है। उनकी पठन क्षमता का आकलन करना कि क्या वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जी नहीं, ये ऐसा नहीं होता है कि अगर जो है हम सिर्फ इतना ही ये बहुत छोटी मतलब एक चीज़ होगी कि वो सिर्फ पढ़ पा रहे हैं। पढ़ तो हर कोई लेता है। अगर 1-2 मतलब बच्चा अगर तीसरी चौथी पांचवी में भी जाता है ना, तो पढ़ तो लेता है। क्या वो उसका अर्थ ग्रहण कर पाता है? मेन है अर्थ ग्रहण करना। अगर वो अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता है तो फिर वो किसी काम की नहीं है। उसकी वो जो भाषा क्षमता वो जो है ग्रहण कर रहा है। तो मेन है अर्थ ग्रहण करना। देखते हैं उसके बाद सेकंड पॉइंट, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है। अभी मैंने क्या बताया कि बच्चा जो है कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहा है, यानी कि अभी जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद अर्थ ग्रहण कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, तो तब तो इस वीडियो को देखने का एक मतलब बनता है। और यदि अगर आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है तो अभी 2-3 मिनट देखोगे और ऑटोमेटिक इस वीडियो को जो है बंद करके चले जाओगे, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चा का जो है भाषा प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, इस चीज़ का आकलन करना है। क्या है हमारा जो है प्रमुख उद्देश्य है। लेखन क्षमता का आकलन करना, बोलने की कुशलता का आकलन। कुशल तो बच्चा अगर कुशल हो जाएगा तो फिर बच्चा पहली बात कुशल किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी छोटा है। उसका जो बौद्धिक स्तर है वो अभी इतना नहीं गया है कि वो किसी भी चीज़ में जो है अभी कुशल हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको रिटर्न में जो है थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ। प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा का आकलन करने का मतलब सिर्फ बच्चे का पढ़ना, लिखना या बोलना, देखना नहीं होता है। मैंने ये आपको पहले भी बताया कि जो भाषा का आकलन करते टाइम हमें सर्वप्रथम ये देखना है कि बच्चा जो भाषा सीख रहा है, जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, क्या उसका वो अर्थ ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं। यदि अर्थ ग्रहण कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो जो है चीज़ों को अच्छे से सीख पा रहा है, ठीक है। बल्कि यह देखना होता है कि भाषा को सही तरह से इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं। या ऐसा तो नहीं कि मतलब लड़कों जैसे लड़के बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या वो लड़की की तरह तो नहीं बोल देता है कि मतलब मैं खाना खा रही हूँ। जो बिहार और पूर्वी यूपी की जो महिलाएं सब है वो ज़्यादातर इस चीज़ों का जो है ऐसे प्रयोग करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनके क्षमता कौशल, अभी जो भाषा कौशल है उनका विकास नहीं हुआ है। कई बार तो आदत भी बन जाती है, तो उनको पता होते भी फिर भी वो मुंह से निकल ही जाता है। सेकंड है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटन वर्णन करना, सूत्रलेख। सबको पता है अभी डिक्टेशन, श्रुतलेख। जैसे ये बच्चे को अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो ये बच्चा लिख रहा है, तो ये सबसे कम प्रभावी तरीका होगा श्रुतलेख। सुन के लिखा गया लेख श्रुतलेख होता है। जैसे कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो। कहानी कहना, कहानी लिखना और घटना का वर्णन करना अपने शब्दों में। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा है ना अपने विचारों और भाषा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। वो अपनी रचनात्मकता इसमें दिखाता है। कोई भी कहानी लिखेगा, कोई भी घटना का वर्णन करेगा तो उसमें अपने शब्दों का चयन करेगा, शब्दों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसकी भाषा क्षमता का अच्छा अंदाजा मिलता है। इससे क्या होता है, उसकी भाषा क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है अपने कौशल का जो है विकास कर पाता है। लेकिन अगर हम श्रुतलेख की बात करें तो श्रुतलेख का मतलब होता है सुन के लिखा गया लेख। इसमें क्या बच्चे की क्षमता का प्रयोग हो रहा है, क्या वो जो है अपना क्रिएटिविटी दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है इसमें। उसके बाद है डिक्टेशन। डिक्टेशन में क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ सुनी हुई चीज़ों को लिखता है। यह ज़्यादा ध्यान लिखावट व वर्तनी पर होता है, ना कि बच्चा की रचनात्मकता पे, भाषा के प्रयोग पर कम होता है। इसलिए यह तरीका सबसे कम प्रभावी माना गया है। यानी कि उतना अच्छा तरीका ये नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सूत्रलेख इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार बिल्कुल सही है। जब हम बच्चे का आकलन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को देखते हैं कि भाई किस चीज़ में बच्चा कमी आ रही है। तो जिस चीज़ में बच्चे की कमी आ रही है ना, उस अकॉर्डिंग
हम देखते हैं कि यदि अगर हमें अपने शिक्षण पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता है, शिक्षण विधि में सुधार करने की आवश्यकता है, तो टीचर भी उसी तरीके से जो है अपनी शिक्षण विधि पद्धति में सुधार करके जो है क्या करता है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो ये पूर्णतः सही है, ठीक है, सही है। एक शिक्षक के रूप में जब आप भी जब जैसे आपने टीचिंग प्रैक्टिस या कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो स्कूल में जो है पढ़ा रहे होते हैं, अगर बच्चे को किसी प्रकार की भी समस्या आ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि ये समस्या जो है मेरे स्तर से हो रही है, तो वो अपनी शिक्षण विधि में क्या करता है, बदलाव करता है। और ये पूर्णतः सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। यानी कि जो रीमा जो है ना तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली जो कृतिका है, उस लड़की की जो परफॉर्मेंस है, उस बच्ची की जो परफॉर्मेंस है ना, उसके किसको दी है, उसके अभिभावकों, उसके माता पिता को दिया है कि वो कैसी है पढ़ने में, उसकी भाषा क्षमता कैसी है। तो वो उसने जो ये जानकारी उसके माता पिता को दी, उस टीचर ने, तो किस बेस पे दिया है, तो ये आपको बताना है। अवलोकन के बेस पे, अवलोकन का मतलब होता है कि क्या वो ऑब्जर्व कर रही थी रितिका को, इस बेस पे दिया है। पोर्टफोलियो के आधार पे, ये जांच सूची के आधार पे, जांच सूची तो नहीं होगा, लिखित परीक्षा भी नहीं होगा, अवलोकन भी नहीं होगा, तो इसका है पोर्टफोलियो। कैसे है तो मैं बता देता हूँ। पोर्टफोलियो मतलब बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी सारी चीज़ें, जैसे कि एक फाइल होती है रजिस्टर। पोर्टफोलियो का मतलब होता है प्रूफ के साथ कोई भी चीज़ें रखी गई, जो फाइल होती है ना, जिस फाइल में हम रखते हैं। जैसे बच्चे ने कोई कार्य किया, बच्चे ने कोई डांस कंपटीशन में भाग लिया, कोई गायन का कार्य किया, तो उसका प्रूफ के साथ में हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, उसमें जो हम क्या करते हैं, उस चीज़ों का कलेक्शन रखते हैं। इसमें उसकी कॉपी के काम, चित्र, लिखी हुई कहानी, कविता, टेस्ट, शिक्षक के नोट्स, सब कुछ इसमें जो है रखा जाता है। और इसी पोर्टफोलियो के बेस पे जो है उसने जो है, क्योंकि एक टीचर के लिए जो है ना 30-40 बच्चे होते हैं, 30-40 बच्चों का जो है, प्रत्येक बच्चों का जो है ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में ऑब्जर्व करके रखना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उसको लिखित कार्य करना ही पड़ेगा, रजिस्टर बनाना ही पड़ेगा, तभी जो है वो क्या है कि वो उनके अभिभावकों को जो जैसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उनकी फाइल फटाफट निकाली और जो भी उनकी परफॉर्मेंस है वो उनके पेरेंट्स को बता दिया। तो किसके आधार पे बताया, पोर्टफोलियो के आधार पे। इसमें और भी पॉइंट्स कुछ दे रखे, जब इन सब को देखकर अध्यापक अभिभावकों को बताते हैं कि बच्चा धीरे धीरे कैसे प्रगति कर रहा है, तो वो पोर्टफोलियो पे आधारित, वही मैंने चीज़ें पीछे बताई है कि भाई एक फाइल होती है या एक रजिस्टर होता है जिसमें बच्चे की परफॉर्मेंस जो है ना विद प्रूफ रखा जाता है। और जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है तो उनके अभिभावकों को बच्चों के बारे में बताया जाता है उस फाइल को खोल के, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, एक दो बच्चे हो तो टीचर दिमाग में रखे, जहाँ 35-40 बच्चे, प्राइवेट में तो और बुरा हाल, 35-40-50 बच्चे भी होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर उनके फाइल को खोल के उनके अभिभावकों को जो है बताया जाता है। पोर्टफोलियो इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन क्या है कि पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। यानी कि कुछ भी लिखना के अंतर, जो पहली कक्षा के जो बच्चे हैं उसमें जो है क्या चीज़ लिखने के अंतर्गत आता है, वाक्य लिखना तो लिखने के अंतर्गत आएगा ही, शब्द लिखना भी लिखने के अंतर्गत आएगा, अक्षर बनाना भी लिखने के अंतर्गत आएगा, और चित्र बनाना भी जो है क्या है वो लिखने के अंतर्गत आएगा। समझ गए। जब पहली कक्षा में बच्चे, आप सभी को मालूम है, जब बच्चे छोटे होते तो वो किर्रम कार्टी, स्क्रैबलिंग वगैरह वो सब जो है कर रहे होते, तो वो सब भी जो है लिखने के अंतर्गत ही आएगा। अब आप पूछोगे कि गुरुजी ये आपने क्या लगा रखा है, ये मेरा भांजा है छोटा सा, तो उसने जो ये ड्राइंग की है, ये चित्र देख रहे हो, ड्राइंग की है। खैर काफ़ी, इसमें तो काफ़ी अच्छा किया, इसमें उसने घुचुड़ मुचुड़ कर दिया है। तो ये जो चित्र है ना, ये चित्र भी जो है ना लिखने के अंतर्गत आएगा। अभी तो खैर वो पढ़ नहीं रहा है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ट्यूशन खाली जाता है बस, स्कूल वगैरह अभी 3 साल का नहीं है, अभी होगा 22-23 महीने का होगा, 2.5 साल का भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये सब ये करता रहता है। तो मेरी बहन भी टीचर है, तो वो अच्छे से उसको पढ़ाती है। खुद के बच्चे कहाँ ही खुद से पढ़ते हैं। तो देख लो भाई महाशय की हरकतें। तो समझ गए, चित्र बनाना किसके अंतर्गत आएगा, लिखने के अंतर्गत आएगा। जैसे कि इसमें लिखा भी है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए डाल दिया, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि गुरुजी आप मुंह से तो बता देते हो, उस टाइम सुनने वक्त तो हमें याद रहता है लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में उसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख सके। तभी जाके मैंने ऐसी स्लाइडें, एक्सप्लेनेशन की जो स्लाइड है मैं आपके लिए लगाता हूँ। ये मेरे लिए एक्स्ट्रा वर्क हो गया। वैसे तो मैं क्वेश्चन देखूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, खैर कोई नहीं, कर किसके लिए, आप ही के लिए तो कर रहे हैं ना। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है, क्योंकि देखो बच्चे जो होते हैं ना, चित्र देखकर अक्षर व शब्द को पहचानना सीखते हैं। चित्र बनाकर वे धीरे धीरे अक्षरों को लिखने लगते हैं। कहते हैं कि मतलब एक चित्र और 1000 अक्षर,
1000 शब्द और एक चित्र एक जैसे होते हैं। एक जैसे का मतलब कि एक बच्चे को एक चित्र दिखा दो, जितने बेहतर तरीके से वो चित्र से समझ पाएगा उतने बेहतर तरीके से वो जो शब्दों के माध्यम से नहीं समझ पाएगा। उनकी आड़ी तिरछी रेखाएं देख लो भाई, ये सेब बना दिया, सेब भी बुरा मान गया। आड़ी तिरछी रेखाएं में भी चित्र और भाव छिपे होते हैं। चित्र के सहारे वे वाक्य बनाते हैं और अपनी सोच को बताते हैं। देख रहे हो, काफ़ी अच्छा किया है वैसे तो। चलो भाई, छठा क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पे पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। सबसे कम महत्वपूर्ण आपको बताना है तो अक्षरों की पहचान करना। जिस तरीके से ये भाई साहब जो अक्षरों की पहचान कर रहे हैं ना, यही सबसे कम महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पे। मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने जो है इसका जो है आंसर जो है पढ़ने का उद्देश्य दिया होगा, लेकिन नहीं, अक्षरों की पहचान करना ही सबसे कम उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पे। क्योंकि भाई बच्चे अभी छोटे हैं और उनको जो है काफ़ी सारे ऐसे अक्षर होते हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं। ए को बी पढ़ देंगे, बी को सी पढ़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे में विकार है, ये जब अति होने लगे तब उनमें जो है कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमताएं की जो हमें संकेत देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इनिशियल तौर पे हम नहीं बोल सकते कि बच्चे में जो है कोई अक्षमता है अभी। तो इसका कैसे है ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, एक कोल्स मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार पढ़ते समय हम शब्दों का अनुमान लगाते हुए जो है चलते। कुछ भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो उसका हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हुए चलते हैं। मेन चीज़ें क्या है कि बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी कहानी या वाक्य का मतलब समझना होता है। ये चीज़ें मैं स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ कि कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी चीज़ें बोल रहे हो, कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो, अगर उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है दैट मीन्स आप जो है भाषा में कुशलता प्राप्त कर रहे हो। जैसे कि अक्षर पहचानना भी जरूरी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत में है। तो मेन क्या है कि जैसे कि शुरुआती पढ़ाई में बच्चे शब्द और वाक्य का मतलब समझने पर ध्यान देते हैं, अक्षर पहचानने पर कम देते हैं। मतलब कि शुरुआती में क्या है कि बच्चे शब्दों और वाक्यों को समझने पे ज़्यादातर फोकस देते हैं, ना कि क्या करते हैं कि वो अक्षरों को मतलब उतनी जल्दी नहीं पहचान पाते। अच्छा, मुझे एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, उससे आपको ये जो क्वेश्चन है ना ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कितने बच्चे अभी तक ऐसे हैं, खैर अभी तो आपको आ गया होगा, लेकिन काफ़ी मतलब 1-2 साल पहले तक जब तक आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया है, कितनों को हिंदी में जो है वर्णमाला आती थी। मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे होंगे जिसको हिंदी में वर्णमाला तक नहीं आती होगी। तो इसका मतलब क्या आप जो है जो मतलब क्या बोल नहीं पाते हो, क्या पढ़ नहीं पाते हो, क्या आपने जो है मतलब 12th नहीं पास किया है? तो समझ गए इसका क्या आंसर होने वाला है कि बच्चे जो है ना, बच्चे क्या जो आप सभी बुढ़े से हो गए हो ना, आप भी जो है अक्षर पहचानने में क्या है सक्षम नहीं हो। यही सबसे कम महत्वपूर्ण है, समझ गए। 7वां क्वेश्चन क्या है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता जो है नॉर्मल सी बात है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्याजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो नोम चॉम्स्की जो है इसका करेक्ट आंसर है, वही भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। इसमें ये क्या बताते हैं नोम चॉम्स्की की जो बच्चे के अंदर जो है ना वो जन्मजात जो एक क्षमता होती है, एक डिवाइस का नाम बताया उन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इस प्रकार की डिवाइस होती है जो कि बच्चे को जो है एक क्षमता प्रदान, मतलब भाषा को सीखने की क्षमता प्रदान करती है, जो कि अदृश्य होती है, देख नहीं सकते वो डिवाइस को। और BF स्किनर तो भाई उसकी बात करते हैं रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, के बच्चे को पुनर्बलन दो तब जाके वो चीज़ें सीखेगा। ठीक है, मैं आगे बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से। प्याजे साहब, दिमाग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा जो है दिया गया है। उनका कहना था कि बच्चे अपने अनुभवों से सोचते और समझते हैं और अपनी क्षमताओं को जो है क्या करते हैं, विकास करते हैं। यानी भाषा सीखना भी क्या है, बच्चे के बौद्धिक विकास का ही हिस्सा है। उसके बाद चॉम्स्की साहब क्या बोलते हैं कि जन्म से ही बच्चे के अंदर जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अर्जन यंत्र होता है। उसे कोई सिखाए या ना सिखाए, वह अपनी भाषा को जो है वो तुरंत जो है मतलब किसी भी चीज़ को। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, हिंदी बोलना आपको किसी ने सिखाया था? नहीं सिखाया था। यानी कि आपके अंदर जो है वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता थी कि आपने जो है समाज में रहते हुए जो है हिंदी भाषा को जो है क्या किया है, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी प्रयास के सीख लिया है। वही ये चॉम्स्की साहब कहते हैं। स्किनर साहब क्या बोलते हैं कि बच्चे जो है एक दूसरे की नकल, जैसे कि ये नकल कर रहे हैं ना एक दूसरे की नकल करके जो है क्या करते हैं, जैसे शाबाशी, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, रिवॉर्ड देके जो हम बच्चों को कोई चीज़ें सिखा सकते हैं। ब्रूनर साहब क्या बोलते हैं कि बच्चे जो है ना भाषा को जो है ना बड़े व समाज से बात करके, यानी कि समाज में रहते हुए बड़े लोगों का जो है अनुकरण करते हुए जो है सहयोग से जो है चीज़ों को जो है क्या करते हैं, सीख जाते हैं। समझ गए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर
प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पे कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा होगा? जैसे बच्चा सीख रहा है कंप्यूटर, बच्चे को चलाना ही नहीं आता है, बाल साहित्य, समाचार पत्र, बच्चे को पढ़ना ही नहीं आएगा, टेलीविज़न, बच्चे को समझ ही नहीं आएगा, बाल साहित्य प्राथमिक स्तर पे है ना, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय, अनुचित है। कोई भी बच्चा जो है मातृभाषा उसको अपनी आती है और हिंदी की कक्षा चल रही है, उसमें अपनी बातों को कहता है तो भाई ये स्वाभाविक है, इसमें क्या हमें जो है इसमें निंदनीय उसकी क्या हम उसको एक शिक्षक के रूप में पकड़ के पीटेंगे? तुमने अपनी बात रखी कैसे? तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था क्लास में, चलो बाहर चले जाओ, ऐसा नहीं करना, ये स्वाभाविक है। बच्चों को हमें प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ के लिए, जैसे 2 प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं। 10वां क्या है? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी बताओ इसमें क्या होगा आंसर? हमारी सभ्यता व संस्कृति भी है। कैसे है? चलो भाई बता देते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए सभ्यता क्या होती है। उस समाज की प्रगति और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है जिसमें भाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सभ्यता बोलते हैं। और संस्कृति किसे बोलते हैं? लोगों के जीवन जीने का तरीका जो सदियों से जमा होता है और इसे भाषा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यानी कहते हैं कि यार ये मेरी संस्कृति है, मैं इसको भूल नहीं सकता। लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो है मतलब युद्ध कर लेते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद है हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, उसके बाद है बच्चों के भाषा क्षमता विकास डैश में है। मतलब प्राथमिक स्तर पे जो पाठ्य पुस्तक में जैसे कि ये कार्टून हो गया, उसके बाद एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें अगर बच्चे की किताब में है तो वो क्या करेंगी उसके भाषा क्षमता को? और भाई सहायक होंगी उनको जो है उनके भाषा क्षमता को विकसित करने में, डेवलप करने में। वो सारी चीज़ें कार्टून, भाषण, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें भाषा क्षमता में, किसके भाषा क्षमता में? बच्चों के भाषा क्षमता में सहायक होगी, ना कि बाधक होगी, निरर्थक, अनुपयोगी, सहायक होगी, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखों दोनों आदि शब्द लिखती है। यानी कि इसमें बार बार वो चंद्र बिंदु यहाँ भी लगा रही है, यहाँ भी लगा रही है, यहाँ भी बिंदु लगा देती है। मतलब इन चीज़ों का जो है ना, चंद्र बिंदु कोई एक चीज़ उसको सिखा दिया है तो उस चीज़ों का वो क्या कर रही है? अति प्रयोग कर रही है। तो बताओ भाई, शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? मैंने बताया ना कि वो कोई भी चीज़ों का अति प्रयोग कर रही है, उसको मालूम है कि ये चीज़ें गलत है लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है? वो अनजाने में अति प्रयोग कर रही है। जैसे यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया, यहाँ पे अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल सही जानती है, इसलिए नहीं, वो सही जानती नहीं है। अगर वो सही जानती तो वो ऐसे अति प्रयोग नहीं करती। वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है, नहीं, सजग होती तो अति प्रयोग थोड़ी करती। वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह नहीं है। वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन। अति प्रयोग जिस चीज़ का हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। जैसे कि सुहानी पांचों किन्हें आंखों दोनों जैसे शब्दों को लिखती है, उसे नियम पता है, ठीक है, उसको नियम पता है, लेकिन वह उसे हर जगह लागू कर देती है जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती। यानी कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है ना कि हमें पता है कि हम जैसे कि नॉर्मली हम जैसे कि मतलब बात कर रहे हैं किसी से, तो हम किसी से बोलते नहीं या ओके। हम चीज़ों का मतलब हद से ज़्यादा जब प्रयोग कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्यकरण, जनरलाइजेशन बोलते हैं। हमारी आदत होती है बट, ओके, या तो ज़्यादा ही बोलते हैं, तो ये चीज़ों का अति प्रयोग हो गया, ठीक है, समझ गए। 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? कोई भी कार्यक्रम शुरू करते समय बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना, नहीं, सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, क्या ये होगा? बताओ भाई। तो बिल्कुल बच्चों की जो सहज भाषाई क्षमता है उसको पहचानना, और यदि किसी भी प्रकार की उसको दिक्कत आ रही है तो उसको उस चीज़ में हेल्प करना बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को नहीं, पठन क्षमता को नहीं, ये सब नहीं। सेकंड ऑप्शन उसका करेक्ट है। देख लो एक्सप्लेनेशन देख लो। जब विद्यालय में भाषा सिखाने का कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि बच्चे पहले से मौजूद भाषा की समझ और बोलने की स्वाभाविक क्षमता कैसी है।
जब कोई भी चीज़ें हम भाषा सिखाने का कार्यक्रम अगर स्कूल में कर रहे हैं तो हम पहले बच्चों को ये देखेंगे कि भाई बच्चा पहले से कितना जानता है, कितना वो चीज़ें समझ सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि हर बच्चा घर और समाज से कुछ ना कुछ भाषा पहले से सीख के आता है। यही उसकी जो है सहज भाषाई क्षमता होती है, जिसको हमें जानना चाहिए। और यदि कहीं भी उसको अगर दिक्कत आ रही है किसी प्रकार की, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक के रूप में उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसके आधार पर शिक्षक आगे भाषा सिखाने की योजना बनाते। और यदि किसी भी प्रकार की, जैसे कि बच्चों को कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत अगर आपके पक्ष से हो रही है, तो आप अपनी शिक्षण विधि में सुधार करो, है ना, उससे अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाओ। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 2 से 3 भाषाओं को जो है डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। समझने और बोलने की क्षमता से जो है क्या होते हैं, बच्चे जो है लैस होते हैं। मुझे पता है कई बच्चे होंगे पढ़ने और बोलने की क्षमता। अच्छा, पढ़ने का मतलब मुख से बोलते हैं और बोलने का मतलब भी मुख से बोलते हैं, लिखना तो नहीं है, समझने। जैसे कि बच्चों को जो है आजकल के जो एडवांस बच्चे हो गए हैं, जिनको A फॉर एप्पल मालूम है, A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, यानी कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं ना। अभी जैसे कि मैंने मैंने अपने भांजे का आपको जो है क्या किया है, ड्राइंग दिखाया था। अब उसको पता है, उसको कम से कम अभी 22-23 महीने का है। ऐसा नहीं कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, जो यूजुअली है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसको जो है कम से कम 25 से 30 तक की काउंटिंग, A फॉर एप्पल में 20 से किसी भी चीज़, किसी भी अल्फाबेट को उठा लो, उसको बात बोलो कि जे के बाद क्या आएगा तो बता देगा, A के बाद क्या आएगा तो बता देगा। पहले वाला नहीं बता पाएगा, लेकिन उसके बाद क्या आएगा तो वो चीज़ें बता देगा। जैसे प्याजे की थ्योरी में भी मैंने बता दिया था ना आपको, उसकी सेकंड स्टेज में जो बच्चा होता है, जो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा, 3 से 7 वर्ष वाला जो बच्चा होता है, उसमें वो क्या करता है, वो स्कूल चला जाएगा लेकिन वो रिवर्स नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से A के बाद B बता देगा, लेकिन B से पहले A आता है ये नहीं बता पाएगा। अभी है वो 20-22 महीने का, ये ज़्यादा उसको टाइम नहीं हुआ है, और इसको काउंटिंग तो भाई पूछो मत। ठीक है भाई, समझने और बोलने की क्षमता जो है बच्चे लैस होते हैं, जैसे ये देख लो। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कई बच्चे स्कूल आने से पहले ही घर में आसपास के वातावरण से 2 या 3 भाषाएं समझने और बोलने लगते हैं। वे अभी पढ़ना या लिखना नहीं जानते, लेकिन समझने और बोलने की क्षमता उनमें जो है होती है। अभी मेरा जो भांजा है वो अभी पेन नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि उसका फाइन मोटर स्किल अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, बट स्टिल वो चीज़ें बोल लेता है, बहुत क्लियर बोलता है। मुझे मामू बोलता है और बहुत क्लियर बोलता है, इतना क्लियर बोलता है ना कि मैं क्या बताऊँ आप। 15 नंबर का क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसी विषय को सिखाने का मतलब है कि उसकी जो है अवधारणा को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना है। कैसे, देख लो भाई। किसी भी विषय को सच में सिखाने का मतलब क्या होता है कि उसकी अवधारणा यानी कि कंसेप्ट को समझना और उससे जुड़ी जो वोकेबलरी, जो शब्दावली होती है उसको जानना। कैसे, देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है साइंस पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, साइंस के जो सिद्धांत होते, जो कंसेप्ट होते हैं उनको समझोगे ना, या पहले ही जो है उसके वोकेबलरी को याद करने लगोगे, पहले ही वोकेबलरी उसको समझने लगोगे? नहीं ना, समझ रहे हो। अभी जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको क्या करा रहा हूँ, कंसेप्ट भी आपको करा रहा हूँ, और जो डिफिकल्ट वोकेबलरी है उसको भी तो आपको मैं बता रहा हूँ ना हिंदी में। मतलब जैसे पीछे एक शब्द आया था सामान्यकरण, काफ़ी बच्चे हैं जिनको पता होगा सामान्यकरण का मतलब क्या होता है, काफ़ी ऐसे हैं कि नहीं पता है। लेकिन पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट के बाद वो जो वर्ड था, वो जो वोकेबलरी थी, वो जो शब्द था, उसका मतलब बताया, ताकि जो है आप अच्छे से उसको क्या करो, सीख सको। समझ गए। और ये आपकी जो है उत्तर कुंजी है, आंसर की है, मिला लेना। और आज की वीडियो को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।